प्लान मैंने प्रिपेयर करा दिया था। आप वायरिंग प्लान मैंने आज सुबह ही प्रिपेयर कराया था, तो वायरिंग प्लान वाला वीडियो आप देखें। उसके बाद आज मैं सिंगल लाइन डायग्राम बनवाने वाला हूँ कि आज जो बनाने वाले हैं हम वो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने वाले हैं। 2 BHK वायरिंग प्लान का सिंगल लाइन डायग्राम बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं आज हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाने वाले हैं। ये देखो, सिंगल लाइन डायग्राम किसका? 2 BHK हाउस वायरिंग प्लान का। ओके गाइज, उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाते क्यों हैं, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। सिंगल लाइन डायग्राम गाइज इसलिए बनाया जाता है ताकि आप कंड्यूट और वायर का इजीली कैलकुलेशन कर सको। इससे पहले कि आप वीडियो को आगे बढ़ें और हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हम बिना सिंगल लाइन डायग्राम बनाए भी कंड्यूट और वायर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा इंटरनल वायरिंग का, उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि विदाउट सिंगल लाइन डायग्राम हम कैसे कंड्यूट और वायर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसी ही उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, वीडियो को समझने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन यहीं लगाना पड़ेगा आपको वीडियो पर। दूसरी चीज़ कि वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करके वीडियो मत देखा करो। स्किप करके वीडियो देखने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 सेकंड का वीडियो भी अगर स्किप कर लिया तो क्या पता उन्हीं 10 सेकंड में कोई ऐसी काम की बात हुई हो जो निकल गई हो, है कि नहीं। तो कभी भी वीडियो को स्किप मत किया करो, इतना सा भी स्किप मत किया करो, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे लोगों से शेयर कीजिए। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बहुत काम का वीडियो है। थर्ड ईयर में पूरे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकेंड ईयर में पूरे 20 मार्क्स का। ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ये केवल एक क्वेश्चन का हिस्सा है। इस वायरिंग प्लान को मैं सुबह या लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। ये करा दिया है मैंने वायरिंग प्लान, और वायरिंग प्लान कराने के बाद आज इसका हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाने वाले हैं उसी वायरिंग प्लान का। एक बार मैं आपको वो वायरिंग प्लान दिखा देता हूँ कैसे कैसे किया था। देखो गाइस, ये वो वायरिंग प्लान है जो कि हमने किया था। ये क्या था मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। वो ये था कि ये एक रूम था, ये दूसरा रूम था, ये हॉल था, ये किचन था, ये वॉशरूम था और ये टॉयलेट था। ये चीज़ें थी, इसमें हमने वायरिंग की थी। यहाँ पे मेन स्विच लगाया, फिर डीबी, फिर स्विच बोर्ड, फिर स्विच बोर्ड, फिर ऐसे गए स्विच बोर्ड 3 में, फिर स्विच बोर्ड 4 में, फिर दूसरे सर्किट का यहीं से गए स्विच बोर्ड 5 में, फिर स्विच बोर्ड 6 में। इस तरीके से हमने जो है लास्ट वीडियो में वायरिंग की थी। काफ़ी बड़ा वीडियो था वो भी, और वायरिंग को पूरे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। वायरिंग कैसे कैसे की जाती है, कैसे कैसे वायरिंग प्लान प्रिपेयर किया जाता है, इसको जानने के लिए आप पीछे वाले वीडियो में जा सकते हैं, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें आप जाके वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको इसमें वायरिंग प्लान बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातें वायरिंग प्लान की भी हम इसमें कैरी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, जिसके लिए आज का ये वीडियो बनने जा रहा है उसको शुरू कर लेते हैं। मैं कैमरा इधर खिसका देता हूँ ताकि आपको सब चीज़ क्लियर दिख सके। गाइस, आज का टॉपिक है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। और देखिए, इसमें 2 प्रकार के सर्किट बने थे। एक सर्किट बना था आपका लाइट फैन सर्किट, एक जो सर्किट बना था वो बना था लाइट फैन सर्किट। कौन सा बना था? लाइट फैन सर्किट। दूसरा जो सर्किट बना था वो बना था आपका पावर सर्किट। कौन सा बना था? पावर सर्किट। तो फिलहाल जो ये सिंगल लाइन डायग्राम है वो आपका, ये वाला सिंगल लाइन डायग्राम जो है ये आपका लाइट फैन सर्किट का है। इसके बाद आगे कोई सिंगल लाइन डायग्राम आएगा वो आपका पावर सर्किट का होगा। अभी मैं कराऊंगा उसको भी, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं शुरू आज का वीडियो कुछ इस प्रकार है कि हम जब लगाना शुरू किए थे तो सबसे पहले हम डीबी लगाना शुरू किए थे। डीबी, ठीक है नहीं, सबसे पहले हमने डीबी लगाना स्टार्ट किया था। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने जो है
DV लगाना स्टार्ट किया है। हम यही करते हैं हमेशा। आप ये मत सोचो कि हमने पहले मेन स्विच भी तो लगाया था। अगर हम वायरिंग प्लान में देखें तो सबसे पहले हम लगाएंगे मेन स्विच, उसके बाद DV, फिर स्विच बोर्ड 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 सर्किट बांटे लाइट फैन के। अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा देखा हो, पीछे वाला वीडियो देखा हो जिसमें कि मैंने इसका वायरिंग प्लान बनाया था, तो इसमें लाइट फैन के 2 सर्किट थे। एक सर्किट में हमने ये वाले 4 स्विच बोर्ड रख लिए और दूसरे सर्किट में हमने ये वाले 2 स्विच बोर्ड रख लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 4 स्विच बोर्ड को एक 2 वायर निकलेंगे वो सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, और इन वाले 2 स्विच बोर्ड को दूसरे 2 वायर निकलेंगे वो सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। एंड आई होप कि आप इस बात को मेरी समझ पा रहे होगे अच्छे से, और अच्छे से चीज़ें क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है नहीं। तो अब हमने सबसे पहले DV लगाया है। सबसे पहले हमने DV लगाया है। DV लगता है हमारा फर्श से 1.5 मीटर ऊपर। कितना ऊपर? फर्श से 1 पॉइंट, कैमरा में इधर ही खिसका देता हूँ, पहले स्विच बोर्ड 1 2 3 की बात करेंगे ना, इसीलिए पहले इधर ही खिसका देता हूँ। तो DV लगता है हमारा फर्श से, ये फर्श, ये DV, ये डिस्टेंस जो रहती है वो 1.5 मीटर रहती है। कितनी रहती है? 1.5 मीटर। उसके बाद यहाँ होती है HR, ये पट्टी जो लगी होती है, ठीक है नहीं। तो ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 1.5 है। तो ये कितना हुआ? हम क्या करेंगे, देखो मान लीजिए कि ये HR है, ये HR है और ये फर्श है। फर्श यानी कि जो आपकी ज़मीन होती है, फ्लोर होता है घर का। यहाँ पे DV लगा है, तो DV से ऐसा वायरिंग जाएगी ऐसे करके, या इधर को कहीं को जाएगी वायरिंग। और ये डिस्टेंस 1.5 है और ये पूरा 2.5 है। तो ये कितना बचेगा? ये वाला, ये बचेगा इस 2.5 में से 1.5 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1 मीटर। ऐसे लगता है। तो और दूसरी बात क्या, आपको ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपका HR 2.5 मीटर पर है तो आपका DV और HR के बीच की दूरी 1 मीटर रहेगी। अगर आपका HR 2.5 मीटर पर है तो आपके DV और HR के बीच की दूरी 1 मीटर रहेगी। ओके गाइस, चलिए फिर, तो ये DV लगाया हमने। DV के बाद 1 मीटर ऊपर को गए और HR। देखो आपको दिख रहा हो तो ये जो डंडा होता है नंबर ऑफ वायर को प्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वायर्स को। ये दिख रहा है 1 मीटर के बराबर में डंडा खिंचा हुआ है क्रोशिया वाला, ये नंबर ऑफ वायर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा है बराबर में 4। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक 4 वायर जा रहे हैं। 4 वायर जा रहे हैं। कितने वायर जा रहे हैं? 4 वायर जा रहे हैं। कितने वायर जा रहे हैं? 4 वायर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 4 वायर गए, उनमें से 2 वायर तो इन सबको सप्लाई देंगे और 2 वायर इन सबको सप्लाई देंगे, क्योंकि ये सर्किट नंबर 1 है और ये सर्किट नंबर 2 है। फिर से सुन लो आप, हमको सर्किट बांटने पड़ते हैं। हमको जो स्विच बोर्ड होते हैं, जैसे 2 सर्किट थे हमारे पास, तो हमको ये सारे के सारे स्विच बोर्ड जो थे वो केवल 2 सर्किट में ही बांटने थे। किसी भी 2 सर्किट में ही बांटने थे हमको सारे के सारे स्विच बोर्ड। तो क्या हुआ कि हमने इन वाले 4 स्विच बोर्ड को तो 2 सर्किट में बांट लिया और इन वाले 4 स्विच बोर्ड को हमने दूसरे सर्किट में बांट लिया। मतलब ये एक सर्किट और ये सर्किट नंबर 2। तो अब जो DV से 4 वायर निकले, 2 तो निकले इस सर्किट के और 2 निकले इस सर्किट के। तो जो 2 वायर निकलेंगे वो तो चले जाएंगे इधर, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें से इसको जाएंगे, फिर इसको जाएंगे, फिर इसको जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सप्लाई दे देंगे। बाकी इधर को जो 2 वायर निकले तो इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे और ख़त्म, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी स्विच बोर्ड में सप्लाई पहुंच जाएगी DV के थ्रू। आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए, समझ में आया ना? समझ में आया तो लाइक करो, कर दिया करो एकदम लाइक, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है कि DV से हमने 4 वायर निकाल दिए। अब पहले हम सर्किट नंबर 1 को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से गए और स्विच बोर्ड नंबर 1 में वायर ले गए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्विच बोर्ड नंबर 1 है कहाँ पे। स्विच बोर्ड नंबर 1 है ये देखो, ये स्विच बोर्ड नंबर 1 है। स्विच बोर्ड नंबर 1 में क्या है कि एक तो बल्ब लगा है, एक लगा है पंखा, तो कोई भी सॉकेट नहीं लगा है, कोई भी सॉकेट नहीं लगा है।
और जब कोई भी सॉकेट नहीं लगता है, जब कोई भी सॉकेट नहीं लगता है तो हम न्यूट्रल वायर को अंदर स्विच बोर्ड में लेकर के नहीं जाते। फिर से सुन लो आप, जब कोई भी सॉकेट नहीं लगता है तो हम न्यूट्रल वायर को स्विच बोर्ड में लेके नहीं जाते। यही काम हमने किया स्विच बोर्ड नंबर 1 में। हमने क्या किया कि यहाँ से जो 2 वायर इधर को निकले थे उनमें एक फेस था और एक न्यूट्रल था, एक न्यूट्रल था। हमने क्या काम किया कि हम जो है केवल फेज वायर को ऐसे करके यहाँ से निकाल के ऐसे कर फेज वायर को इसमें स्विच बोर्ड नंबर 1 में ले गए और वही वाला फेज वायर हमने निकाल के स्विच बोर्ड नंबर 2 को दे दिया। रही बात न्यूट्रल की, तो हम न्यूट्रल पहले यहाँ पे लेके गए, फिर आगे को हमने दे दिया। ठीक है, ये प्रोसेस है फेस और न्यूट्रल देने का। ठीक है, नहीं न्यूट्रल हम केवल तभी देंगे जब उसमें सॉकेट लगा होगा। अगर सॉकेट नहीं लगा है तो हमको न्यूट्रल उसको देने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से आप सुन के देखें तो पता लगे कि स्विच बोर्ड नंबर 1 में हमारा एक वायर गया, एक वायर गया। हमको स्विच बोर्ड नंबर 1 से ऑपरेट क्या क्या कराना है और एक वायर निकल गया आगे के लिए, इस वाले स्विच बोर्ड नंबर 2 के लिए। तो कितने वायर हो गए यहाँ पे? यहाँ पे 2 वायर हो गए सब कुल ओवरऑल। यहाँ पे कितने वायर हो गए? 2 वायर हो गए ओवरऑल। ठीक है, अब हमको स्विच बोर्ड नंबर 1 से ऑपरेट क्या क्या कराना है? एक तो इस बल्ब को ऑपरेट कराना है और एक इस फैन को ऑपरेट कराना है। एक तो इस बल्ब को ऑपरेट कराना है, एक इस फैन को ऑपरेट कराना है। ठीक है, अब क्या है कि इस बल्ब और फैन यानी कि 2 डिवाइस हो गई, 2 डिवाइस हो गई ना। अगर स्विच बोर्ड में न्यूट्रल भी जाता तो 3 वायर बाहर निकल जाते, लेकिन स्विच बोर्ड में न्यूट्रल नहीं गया है, इसीलिए न्यूट्रल हम यहाँ से सीधा डायरेक्ट दे देंगे और स्विच बोर्ड से फेस के 2 वायर निकालेंगे, एक तो इसका और एक इसका, एक बल्ब के लिए और एक फैन के लिए 2 वायर निकालेंगे स्विच बोर्ड से बाहर। तो अगर सोच कर देखें तो एक वायर स्विच बोर्ड में गया था, एक वायर स्विच बोर्ड नंबर 2 के लिए निकला था फेज वायर, और 2 फेज वायर एक बल्ब के लिए निकला और एक फैन के लिए निकला, क्योंकि ये इसी स्विच बोर्ड से ऑपरेट होने हैं। तो ओवरऑल कितने वायर हो गए? ओवरऑल वायर हो गए 4, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ओवरऑल कितने वायर हो गए? ओवरऑल वायर हो गए यहाँ पे 4, और वही हमने यहाँ पे लिखा भी है। चीज़ समझ में आई? अब ये डिस्टेंस अगर आप एक बार देख लें तो लिखा है 1.25 मीटर। ये ऐसा इसलिए लिखा है 1.25 मीटर क्योंकि क्या रहता है कि ये जो स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं, हमने एजप्शन में जो क्वेश्चन वायरिंग प्लान किया था उसमें मान लिया था, रूल भी कहता है कि ये फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगे होते हैं और 2.5 मीटर ऊपर HR, यानी कि 1.25 मीटर ये स्विच बोर्ड और 2.5 मीटर HR। तो जब HR के और स्विच बोर्ड के बीच की दूरी हम चेक करेंगे तो वो रहती है हमारे पास 1.25। आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको जरा विजुअलाइज करके दिखाता हूँ कि HR क्या होता है और वो क्या होती है। ठीक है, देखिए ये देखो आप, ये स्विच बोर्ड लगा है। ठीक है, दिख रहा है आपको? आई होप कि दिख रहा होगा। ये स्विच बोर्ड लगा है। यहाँ से ये जो पट्टी जा रही है, ये पट्टी आपको दिख रही होगी जाती हुई, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी दिख रही है, ये वाली पट्टी, बस इस वाली डिस्टेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं, इस डिस्टेंस की बात। ये जो ऐसे देख रहे हो आप, इस तरीके से ऐसे करके इधर को जो मुड़े, ऐसे ऐसे मुड़े ना, देखो यहाँ से स्विच बोर्ड लगा, ये स्विच बोर्ड लगा, स्विच बोर्ड लगा के फिर हम ऊपर गए इस तरीके से, फिर हम ऐसे मुड़े, ऐसे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ मेरी उंगली है ये वाला हिस्सा देखो, इसको बोलते हैं HR। ये जो पट्टी है इस तरीके से, इसको बोलते हैं HR। तो ये जो डिस्टेंस है जो कि स्विच बोर्ड और इस HR के बीच का है वो 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर। और इसका कैसे पता लगा? इसका ऐसे पता लगा क्योंकि जो फर्श से डिस्टेंस है, इसका जो फर्श से डिस्टेंस है वो इसका 1.25 मीटर है, इसलिए ये 2.5। तो ये वाला जो डिस्टेंस बचा, ये वाला जो डिस्टेंस बचा यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये 1.25 मीटर है। समझ में आई बात? ऐसे होती है कहानी। और ये जो लगा है, ये जो पट्टी लगी है, ये इसको HR बोलते हैं। और ये देखो बल्ब लगा है। अब हम बल्ब के ऊपर से गए छत में, सीलिंग पे पहुँचे, अब फिर हम इस तरीके से आए होंगे, इस तरीके से आते आते फिर हमने आके इधर ये पंखा लगाया है, इस तरीके से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ से
पंखे के लिए अंदर से नली लगी होगी, तो यहाँ से इस तरीके से जाके ऐसे करके ये पंखा लगाया जाता है। ऐसे पहले यहाँ से गए, ये स्विच बोर्ड से गए, ऊपर गए स्विच बोर्ड से, फिर ऐसे यहाँ पे गए, फिर अब यहाँ से ऊपर को गए, बल्ब लगा दिया यहाँ पे। अब बल्ब के बाद फिर ऊपर छत में पहुँचे, छत में लगाने को ये 2.5 था, ये 0.5 गए। अब यहाँ से ऊपर को जाके ऐसे फिर ऐसे जाएंगे इस तरीके से, ऐसे कर करके फिर ये पंखा कनेक्ट करेंगे। ये होता है पूरा प्रोसीजर, ठीक है नहीं? समझ में आई बात? ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से पंखा वगैरह लगा होता है, ठीक है गाइस? चलिए फिर, तो ये यहाँ से 4 वायर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ये 4 वायर क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि एक तो इसमें आया था, एक इससे निकला, 2 हो गए, और 2 निकले इन दोनों के लिए, हो गए 4 वायर। अब आते हैं आगे। अब इस बल्ब को और इस फैन को सप्लाई देनी है, इनके पीछे कितने वायर लगेंगे उसको पहचानने की एक ट्रिक तो ये है कि उसके आगे जितनी डिवाइस हैं उससे एक एक्स्ट्रा वायर लगा दो। जैसे कि ये इस बल्ब ऑपरेट होना है और फैन ऑपरेट होना है, तो एक बल्ब एक फैन, इसीलिए यहाँ पे 3 वायर लगा दिए हमने। इसके बाद यहाँ पे केवल अकेला फैन बचा, यहाँ पे 2 वायर लगा दिए हमने। इस तरीके से करते हैं प्रोसीजर, सही है ना गाइस? आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आई होगी और अच्छे से चीज़ क्लियर भी हुई होगी। दूसरी चीज़ आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए इसका फेज जा रहा है यहाँ पे और इसका फेज भी जा रहा है यहाँ पे, तो 2 फेज वायर हो गए यहाँ पे, और एक न्यूट्रल इसके लिए और एक न्यूट्रल इसके लिए, एक ही वायर। तो यहाँ पे 2 फेज एक न्यूट्रल, इसीलिए यहाँ पे हमने 3 वायर बनाए हैं, क्योंकि 2 फेज एक न्यूट्रल है। और यहाँ पे केवल एक डिवाइस है, इसलिए एक फेज और एक न्यूट्रल, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 वायर बनाए हैं। रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो आपको बिल्कुल क्लियर है ही। अगर आप वायरिंग प्लान में देखेंगे तो ये 3.5 मीटर लिखा है मैंने। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप देख लीजिए ज़रा, यहाँ से हम पहले 1.5 मीटर गए, ये वाला 1.5 मीटर, फिर ये 2.5 मीटर यहाँ पे गए हम, ठीक है? पहले 1.5 मीटर गए, फिर हम 2.5 मीटर गए, इसीलिए मैंने उसके बाद ये वाला बल्ब लगाया है। तो बल्ब तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर और 1.5 मीटर, ये हो गया टोटल 3.5 मीटर, और वही हमने लिखा है 3.5 मीटर। अब इस बल्ब के बाद हमने क्या किया, वही जैसा आपको दिखाया था अभी वीडियो में, मैंने बल्ब लगाया, फिर उसके बाद ऊपर छत पे को गए, छत से जाने के बाद फिर इस तरीके से आए पंखा लगाने के लिए। तो छत तक जाने के लिए हमें 0.5 मीटर का डिस्टेंस चलना पड़ा, और वापस से पंखा लगाने के लिए हमको जो है 2 मीटर चलना पड़ा। तो ये कितना हो गया टोटल? 0.5 और 2, ये हो गया हमारे पास 2.5 मीटर। गाइस चीज़ें ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये वायरिंग इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी तरह से समझाने की। लेकिन यही अगर आप मेरे सामने बैठे होते, यहाँ पे देख रहे होते मुझे किस तरीके से मैं चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ, तो आप इसको एक ही बार में समझ जाते। लेकिन अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, तो आपको वीडियो से ही पढ़ना पड़ेगा, और कोशिश भी करो कि आप वीडियो से ही चीज़ों को समझ भी जाओ, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास, ना ही मेरे पास कोई और ऑप्शन है कि मैं आपको किसी और तरीके से चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। गाइस क्या है कि इसमें इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होनी चाहिए। आप पूरे के पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में इमेजिन कर सको, ऐसी आपकी पावर होनी चाहिए, और तभी आप चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे और चीज़ों को अच्छे से कैरी कर पाओगे, ठीक है गाइस? तो स्विच बोर्ड नंबर 1 का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म। स्विच बोर्ड नंबर 1 से हमने जो बल्ब लगाना था और जो फैन चलाना था वो हमने ऑपरेट करा दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जाते हैं आगे। अब क्या है, हम स्विच बोर्ड नंबर 2 लगाएंगे। स्विच बोर्ड नंबर 2 कहाँ लगाए एक बार आप देख लीजिए ज़रा, ये लगाए किचन में, स्विच बोर्ड नंबर 2 कहाँ लगाए? ये लगाए किचन में। तो हम स्विच बोर्ड नंबर 1 से स्विच बोर्ड नंबर 2 में गए, फिर हमने यहाँ से बल्ब लगाया, फिर हमने एक ट्यूबलाइट लगाई और एक पावर सॉकेट भी लगाना किचन में, वो पावर सर्किट में बात करेंगे इसके बाद, ठीक है नहीं? चलिए गाइस चीज़ें ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको देर से समझ में आ सकती हैं, लेकिन समझ में आ जाएंगी ये पक्का है। तो आप कोशिश करते रहो समझने की, बिल्कुल आएंगी। अगर आपको एक बार में चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, अच्छा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पता यही चीज़ क्लास में जब लेक्चर होते हैं स्टार्ट, तो
पूरा पूरा एक एक हफ्ता निकल जाता है इंटरनल वायरिंग पढ़ाते पढ़ाते, तब जाके लोगों को वायरिंग समझ आना स्टार्ट होती है। तो आप ये मत सोचो कि आप केवल एक वीडियो देखो और इंटरनल वायरिंग बस स्वाहा हो गई, ऐसा नहीं होता। इंटरनल वायरिंग को समझना इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच के बैठे। तो ये इंटरनल वायरिंग का शायद 8वां वीडियो है इस चैनल पर, और ये मेरी गारंटी कि आप अगर ये 8 के 8 वीडियो देख लेते हैं तो आपको इंटरनल वायरिंग से आसान कोई टॉपिक नहीं लगेगा। फिर देखिए, इंटरनल वायरिंग के रूल्स में समझा चुका, इंटरनल वायरिंग कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से की जाती है वो मैं समझा चुका, इंटरनल वायरिंग के एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल में करा चुका, और आज जो ये न्यूमेरिकल चल रहा है ये भी 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो अलग कुछ नहीं है, मैं आपको वही सब करा रहा हूँ जो आपके वाकई में काम का है और बहुत बहुत ज़्यादा काम का है। तो आप भी बच्चे पढ़ के चलो और कोशिश करो कि आप थोड़ी हमारी मेहनत को सफल बनाओ। आपके लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, वरना क्यों भला, ठीक है नहीं। अच्छे से पढ़ो, और कोई भी डाउट होया करे आप तो आपको मेरा ईमेल आईडी पता ही है, polytechnicstudy2019@gmail.com। दूसरा, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मैं आपको डाल दूंगा, सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग और थर्ड ईयर वालों के लिए अलग। आप चाहें तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सर्किट स्विच बोर्ड नंबर 1 की सारी वायरिंग कर ली है। अब क्या किया, हम स्विच बोर्ड नंबर से 2 वायर, एक वायर यहाँ से लेके गए, एक वायर यहाँ से, ये 2 वायर लेके गए स्विच बोर्ड नंबर 2 में चले गए, ठीक है। स्विच बोर्ड नंबर 2 के लिए हम 2 वायर लेके गए और यहाँ पे चले गए, ठीक है। उसके बाद 2 वायर, एक इसका निकला एक इसका निकला। मेरे कहने का मतलब जो सेम वायरिंग बरामदे में की गई थी वही सेम वायरिंग किचन में की जाएगी, क्योंकि किचन में भी कोई सॉकेट नहीं लगा है और केवल एक बल्ब लगा है और एक ट्यूबलाइट लगी है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया कि एक वायर फेस का ले गए, एक वायर फेस का निकाल दिया इसके लिए, और 2 वायर इसके और इसके निकाल दिए। तो हो गए यहाँ पे कितने वायर, यहाँ पे हो गए 4 वायर। कितने वायर हो गए यहाँ पे, 4 वायर हो गए। कितने हो गए यहाँ पे वायर, 4 वायर हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 4। डिस्टेंस सब स्विच बोर्ड का यही रहेगा 1.25 मीटर। अब आगे, अब इस बल्ब के लिए भी हम देखो जरा एक बार, ये जो बल्ब लगाया है हमने 1.5 मीटर ऐसे चले हैं ये वाला डिस्टेंस, और 1 मीटर ऐसे चले, क्योंकि ये पूरा 2 मीटर था इसलिए 1 मीटर पे बल्ब लग गया। तो 1.5 मीटर और 1 मीटर कितने हो गए, 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। तो बल्ब कहाँ जाकर लगा, 2.5 पे। बल्ब के बाद हम ऊपर को चढ़े होंगे पंखा लगाने के लिए, फिर ये 4 मीटर का डिस्टेंस चले, फिर नीचे को आए, फिर ट्यूबलाइट लगाई। तो कितना हो गया, 5 मीटर हो गया पूरे। आगे देखूंगा, आपको दिखाऊंगा देखो डायग्राम में, ये देखो ये बल्ब लग गया 2.5 मीटर डिस्टेंस के साथ। इस बल्ब को लगाने के बाद हम 5 मीटर डिस्टेंस चले 2 वायर के साथ और ट्यूब लगाई, ठीक है नहीं। आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आई होगी। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर इस ट्यूबलाइट को चाहो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा सेम, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो इस ट्यूबलाइट को इधर भी लगा सकते हो। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और स्विच बोर्ड नंबर 1 की कहानी हमने ख़त्म कर दी, स्विच बोर्ड नंबर 2 की कहानी हमने ख़त्म कर दी। अब क्या करेंगे हम कि स्विच बोर्ड नंबर 1 से एक वायर तो यहाँ से निकला और एक वायर यहाँ से, कुल मिला के 2 वायर इसके अंदर गए, 2 वायर इसके अंदर गए, ठीक है नहीं, 2 वायर इसके अंदर गए और 2 वायर इसके लिए बाहर निकले, ठीक है। एक मिनट, आप अगर ये देखें कि स्विच बोर्ड नंबर 3 और स्विच बोर्ड नंबर 4 में, स्विच बोर्ड नंबर 3 ये लगाए इधर वॉशरूम में, स्विच बोर्ड नंबर 4 जो है वो लगाए नीचे टॉयलेट में। तो इनमें से दोनों में से किसी भी वायर में कोई सॉकेट नहीं लगा है, क्या, इन दोनों में से किसी भी वायर में कोई भी सॉकेट नहीं लगा है, ठीक है। अब जब इन दोनों में से किसी भी वायर में कोई सॉकेट नहीं लगा है तो एक वायर इसके अंदर जाएगा और एक वायर इसके लिए निकल जाएगा और एक वायर इस बल्ब का निकलेगा। हो गए कितने, 3 वायर। वही हमने क्या, 3 वायर लगा दिए यहाँ पे। देखो फिर से सुन लो, यहाँ से एक वायर निकला इसमें, एक वायर निकला इसके लिए, ये वाला 2 हो गए, और एक वायर इस बल्ब के लिए निकलेगा इस वाले स्विच बोर्ड से, क्योंकि केवल एक ही बल्ब ऑपरेट होगा।
तो कितने वायर हो गए यहाँ पे? 3। उसके बाद इस वाले बल्ब को एक मिलेगा फेज, एक मिलेगा न्यूट्रल, 2 वायर फेज और न्यूट्रल के साथ। ये वाला डिस्टेंस मैंने 6 मीटर क्यों लिखा है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। क्योंकि देखिए स्विच बोर्ड नंबर 2 और स्विच बोर्ड नंबर 3 के बीच की दूरी 6 मीटर होगी। देखो आप, देखो 1.5 मीटर ये, 2 मीटर ये, 1.5 मीटर और ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, 4 और 1.5 कितने हो गए? 5.5। उसके बाद 0.5 मीटर का डिस्टेंस ये 4.5 वो ये तो हो गया, ये हो गया 5.5 और 0.5 मीटर का डिस्टेंस ये कितना हो गया पूरा? 6 मीटर। इसीलिए 6 मीटर लिखा था वहाँ पे, ठीक है नहीं, 2 वायर के साथ। उसके बाद हम क्या करा कि हमने स्विच बोर्ड 3 से स्विच बोर्ड 4 में गए, 3 मीटर डिस्टेंस। 3 कैसे आपको एक बार दिखाई देता हूँ मैं, देखो जरा 3 मीटर कैसे। 3 मीटर ऐसे कि 1 मीटर का दरवाज़ा, 1 मीटर का इसका दरवाज़ा, 2 मीटर हो गया, 0.5 ये वाला और 0.5 ये वाला। क्योंकि जो स्विच बोर्ड लगते हैं वो दरवाजे से 0.5 मीटर की जगह छोड़ के लगाए जाते हैं, इसीलिए ये हो गया पूरा 3 मीटर का डिस्टेंस। ओके गाइज, चलिए गाइज आप अपने घर में वायरिंग देख सकते हो यार, जैसे जैसे आपके घर में वायरिंग हो रखी है, इंटरनल वायरिंग वही तो है जो आपके घर में हो रखी है, कुछ अलग थोड़ी ना है। ये थोड़ी ना है कि इंटरनल वायरिंग कोई अलग है, कुछ अलग तरीके से की जाती है, अलग नहीं है कुछ भी। जो आपके घर में हो रखी है वही इंटरनल वायरिंग है और उसी तरीके से की जाती है। जैसे स्विच बोर्ड लगाए, जैसे फ़ैन लगे, बल्ब लगे, यही सब तो लगा होता है, अलग थोड़ी ना कुछ होता है, ठीक है नहीं। चलिए तो अब 3 मीटर चल के हम ये वाला 3 मीटर चल के और स्विच बोर्ड नंबर 4 में एक वायर ले आए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉकेट नहीं लगाए, इन चारों में से किसी में भी कोई सॉकेट नहीं लगा, इसी सब में इनमें एक एक वायर आया था, एक एक इनसे आगे वाले के लिए बाहर निकला है, ठीक है, बाकी डिवाइस के लिए निकले हैं। तो इसमें क्या किया कि इससे हम इसमें एक वायर ले आए और इससे आगे कोई स्विच बोर्ड लगानी है तो ये नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक वायर इसमें हम लेके आए और एक वायर इस बल्ब के लिए बाहर निकाल दिया। तो कितने वायर हो गए? यहाँ पे हो गए 2 वायर। कितने वायर हो गए? यहाँ पे हो गए हमारे पास 2 वायर। कितने हो गए वायर? यहाँ पे हो गए हमारे पास 2 वायर। ऐसे करके हमने काम कर दिया है अपना, ठीक है नहीं। चलिए गाइज, हमने सर्किट नंबर 1 का सिंगल लाइन डायग्राम बना लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से चीज़ों को एक साथ क्लियर किए देता हूँ। क्या किया है हमने इसमें? पहले डीबी लगाया, डीबी से स्विच बोर्ड नंबर 1 में गई एक वायर के साथ, फिर हमने यही वाला एक वायर आगे वाले को दिया, फ्री वाला आगे वाले को, फ्री वाला आगे वाले को। यहाँ पे 2 वायर हो गए, एक इसका और एक इसका, 2 बाहर निकल गए। कितने हो गए यहाँ पे? 4 वायर। उसके बाद यहाँ पे एक वायर आया, एक वायर निकला, 2 हो गए, फिर एक इसका 2 और निकले, यहाँ से हो गए 4। एक आया, एक गया, 2 हो गए, एक इस बल्ब के लिए निकला, हो गए 3। एक आया, गया कहीं नहीं, बल्ब के लिए निकला, हो गए 2 वायर। इस तरीके से किया है। डिस्टेंस कैसे कैसे लिखा है गाइस, मैंने आपको हर एक डिस्टेंस मेंशन करके बता दिया है। सिंगल लाइन डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं है बच्चे, इसलिए आपको वीडियो और भी देखनी पड़ेंगी। मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जो मैंने और सिंगल लाइन डायग्राम बनाए हैं क्वेश्चंस के। एक कमरे का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बड़ा आसान रहता है, लेकिन जब ये पूरे घर की बात आती है तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ये बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन बिल्कुल आप कोशिश ना करो, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरा समझाने की, और बस आप लगे रहिए, समझ में आ जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है नहीं। लेकिन आप लगे रहिए, आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा बिल्कुल भी, और ना वीडियो को स्किप करिएगा, ठीक है गाइस। सर्किट नंबर 1 का काम खत्म हो गया। अब मैं सर्किट नंबर 2 में कर लेता हूँ। कैमरा इधर खिसका दे रहा हूँ। देखिए सर्किट नंबर 2 के लिए हमको क्या क्या लगाना है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। सर्किट नंबर 2 में हमें डीबी से यहाँ जाना है स्विच बोर्ड नंबर 5 में, और फिर जाना है स्विच बोर्ड नंबर 6 में। ये काम करना है हमको सर्किट नंबर 2 के लिए, ठीक है। चलिए, तो सर्किट नंबर डीबी से निकला और स्विच बोर्ड नंबर 5 में पहुँचे 2 वायर लेके। अब यहाँ पे ना सॉकेट लगे हैं, इसमें भी सॉकेट लगाए और इसमें भी सॉकेट लगाए, इसीलिए इन दोनों स्विच बोर्ड में फेज भी जाएगा और न्यूट्रल भी जाएगा। फिर सुन लो आप, स्विच बोर्ड नंबर 5 में फेज वायर भी जाएगा और न्यूट्रल वायर भी जाएगा। तो डीबी से 2 वायर निकले,
यहाँ होते हुए सर स्विच बोर्ड नंबर 5 में पहुँचे। ये डिस्टेंस 3.5 मीटर लिख रखा है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्यों लिख रखा है। देखो भाई, यहाँ से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऐसे, और 0.5 मीटर ऐसे, और 0.5 मीटर ऐसे, और फिर नीचे को ऐसे लिख रखा है हमने। ये पूरा 3.5 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। 3.5 मीटर के डिस्टेंस में हम गए 2 वायर के साथ, क्योंकि डीबी से केवल 2 ही वायर निकलेंगे, इसलिए 2 वायर के साथ हम 3.5 मीटर के डिस्टेंस पर चले हैं। और अब आगे को बढ़ जाते हैं। यहाँ से निकल के हम यहाँ स्विच बोर्ड नंबर 5 में पहुँचे। 2 वायर हम स्विच बोर्ड नंबर 5 में ले गए। क्यों ले गए 2 वायर? एक तो फेज वायर लेके गए ताकि हम सभी स्विचेस को सप्लाई दे सकें। दूसरा, हम एक न्यूट्रल वायर भी लेके गए ताकि हम स्विच बोर्ड नंबर 5 में लगे हुए सॉकेट को सप्लाई दे सकें। फिर से सुन लीजिए आप कि हम स्विच बोर्ड नंबर 5 में 2 वायर क्यों लेके गए। एक तो हम इसलिए लेके गए ताकि फेज वायर से उसमें लगे हुए सभी स्विचेस को सप्लाई दी जा सके। दूसरा, न्यूट्रल वायर हम इसलिए लेके गए ताकि उस स्विच में लगे हुए एक सॉकेट, जो 5 एम्पियर का सॉकेट लगाए, उसको न्यूट्रल वायर की आवश्यकता पड़ती है, उसमें सप्लाई दी जा सके। तो यहाँ पे हम 2 वायर लेके गए यहाँ से निकाल के इसमें, तो 2 वायर तो इसमें आ गए, और वही वाले 2 वायर निकल के इस वाले में चले जाएंगे। 4 हो गए। फिर से सुन लो आप, 2 वायर तो इसमें निकल के ऐसे आए, 2 हो गए। फिर वही वाले 2 निकल के इसमें आ गए, 4 वायर हो गए। कितने वायर हो गए? वायर हो गए हमारे पास 4 वायर हो गए। अब 4 वायर तो हो गए। अब इस स्विच बोर्ड से क्या क्या ऑपरेट करना है हमें? एक ये वाला बल्ब, एक ये वाला पंखा, एक ये वाली ट्यूबलाइट। कितनी डिवाइस ऑपरेट करनी है? 3 डिवाइस ऑपरेट करनी है। कितनी? 3 डिवाइस हैव टू बी ऑपरेटेड बाय दिस स्विच बोर्ड नंबर 5। हमको स्विच बोर्ड नंबर 5 से 3 डिवाइस ऑपरेट करनी। कितनी? 3 डिवाइस। और 3 डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से हमें 4 वायर निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए फेज, इसके लिए फेज, इसके लिए फेज, और तीनों के लिए एक न्यूट्रल कॉमन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमको 2 वायर तो आए, 2 गए, 4 हो गए। इसके लिए हम निकालेंगे 4 वायर, 1 2 3, और एक इन तीनों के लिए न्यूट्रल वायर। कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास? 4 वायर। तो 2 आए, 2 गए, 4 हो गए, और 4 निकले ऊपर की डिवाइस ऑपरेट करने के लिए। तो कुल मिला के कितने वायर हो गए? कुल मिला के वायर हो गए 8, और वही हमने लिखा है। अब गाइस ये मत सोचना कि यहाँ से तो मैंने केवल 2 ही वायर निकाले थे इन 2 के लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रल लेके ही नहीं गए थे, तो निकालते कैसे? लेकिन इसमें न्यूट्रल लेके गए हैं, इसलिए न्यूट्रल को वापस भी ले जाना पड़ेगा उन डिवाइस के लिए। यहाँ पे हमने डायरेक्ट न्यूट्रल डिवाइस को दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉकेट नहीं लगा था। ठीक है, लेकिन इसमें सॉकेट लगा है, इसीलिए हम इसको ऐसे फेज और न्यूट्रल दोनों लाएंगे। अब यहाँ से हमने 4 वायर निकाले, बल्ब तक तो रहेंगे 1 2 3 डिवाइस हैं, तो यहाँ रहेंगे 4 वायर। यहाँ पे हमने बल्ब को फेज वायर दिया। इसके बाद 1 2 डिवाइस हैं, यहाँ रहेंगे 3 वायर। 3 कैसे कैसे रहेंगे? 3 रहेंगे, एक इस बल्ब ट्यूबलाइट का, एक पंखे का, और एक न्यूट्रल। उसके बाद इस ट्यूबलाइट के लिए केवल 2 वायर रहेंगे, क्योंकि एक फेज एक न्यूट्रल। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये तो फिक्स डिस्टेंस है स्विच बोर्ड का, तो इस 0.5 2.5 और 2.5 की बात कर लेते हैं। एक बार वायरिंग प्लान में आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, जब बात करते हैं स्विच बोर्ड नंबर 5 की, तो स्विच बोर्ड नंबर 5 के लिए हमने 0.5 मीटर जगह छोड़ के बल्ब लगाया, इसीलिए 0.5 ऊपर को गए, बल्ब लगा दिया। फिर हम बल्ब से भी जो वीडियो में आपने देखा था, छत पे गए 0.5 मीटर, फिर 2 मीटर ऐसे करके आए, और हमने पंखा लगा दिया, तो ये हो गया 2.5 मीटर। फिर हम पंखे से वापस अगले वाले छत पे आए, कोने पे, जैसे मान लीजिए कि ये छत है, यहाँ से हम ऐसे गए, 2.5 मीटर पंखा लगाया, फिर हम वापस से इस दीवार पे आए यहाँ पे। अब नीचे को उतरेंगे 0.5 मीटर, फिर ट्यूबलाइट लगाएंगे, और वही हमने किया है कि हम पंखे के बाद 2 मीटर ऐसे गए, फिर 0.5 मीटर नीचे उतरे दीवार पे, फिर हमने ये ट्यूबलाइट लगाई, और डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 2.5 मीटर। ऐसे लिखा है हमने, ये 2.5 2.5 और 1.5, क्योंकि बल्ब लगाया 1.5 पे, वो 0.5 पे, और बल्ब के बाद 0.5 ऊपर को गए, फिर 2 मीटर पंखा लगाया, फिर पंखे से 2 मीटर इधर की दीवार पे आए, फिर हमने नीचे को उतरे और वो ट्यूबलाइट लगाई।
ठीक है, समझ में आई बात? आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी गाइस, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगला एक बात मैं आपको और क्लियर किए देता हूँ अभी साथ साथ। आप इस ट्यूबलाइट को यहाँ ना लगा करके चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना कंड्यूट पे ना किसी और चीज़ पे। ओके गाइस, चलिए स्विच बोर्ड नंबर 5 को सप्लाई भी मिल गई, स्विच बोर्ड नंबर 5 को सप्लाई भी टोटल मिल गई। गाइस कुछ लोगों को ना अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी अच्छे से, आप उसकी चिंता ना करो, सबको क्लियर होंगी, मेरी जिम्मेदारी है। बस क्या है कि वो सारे वीडियोस भी आप देख लो जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। चीज़ें क्लियर करनी है पूरी तरह से तो इंटरनल वायरिंग के 6-7 वीडियो हैं, उनको ज़रूर देख लो। और गाइज एक मेरा एक ही सजेशन है बस, इंटरनल वायरिंग को ज़रूर पढ़ लेना है। वॉट एवर आप कहाँ से पढ़ें ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनल वायरिंग को ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर, क्योंकि पूरे 20 नंबर कैरी करता है। आप ये समझ लो इंटरनल वायरिंग के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनल वायरिंग। रूल्स को समझने के लिए एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में देख लो, बहुत अच्छे से समझा रखा है यार, बहुत अच्छे से। आप एक बार वो वीडियो देख लोगे ना, पक्का आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और देखने की। ठीक है गाइस, चलिए तो स्विच बोर्ड नंबर 5 की कहानी ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि वो जो 2 वायर इससे निकले थे वो हम ले गए इसमें को 3 मीटर के डिस्टेंस के साथ। 3 मीटर कैसा डिस्टेंस है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 3 मीटर ऐसे, ये देखो 1.5 मीटर तो ये वाला और 1.5 मीटर ये वाला, हो गया कितना 3 मीटर। आप सोचोगे दीवार को कैलकुलेट तो नहीं करते सर, दीवार को मैं एक साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ आगे जब कंड्यूट की और वायर की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है नहीं। चलिए अब यहाँ से हम 3 मीटर के साथ 2 वायर इसमें ले गए। अब इससे 2 वायर आगे को तो कहीं निकलने नहीं, कोई स्विच बोर्ड लगा नहीं है यहाँ पे जो आगे निकलते, लगा होता तो जो 2 वायर आए थे वही 2 वायर आगे को भी निकल जाते, लेकिन यहाँ कुछ लगा नहीं, इसीलिए ये केवल 2 वायर इसमें आए और आगे को नहीं निकले। तो कितने हो गए 2 वायर इसमें यहाँ से यहाँ पे आ गए, 2 आ गए। अब 1, 2 और 3 डिवाइस लगी हैं, इसलिए 4 वायर फिर से बाहर निकलेंगे यहाँ ऐसे करके यहाँ तक। तो कितने हो गए वायर यहाँ पे, यहाँ पे वायर हो गए हमारे पास 6 वायर हो गए, यहाँ पे हो गए हमारे पास 6 वायर। 6 कैसे, 2 इसमें आए और 4 इससे बाहर निकले, फिर यहाँ पे हमने 1 दे दिया आगे को 3 गए, फिर यहाँ पे हमने 1 और दे दिया आगे को गए 2। इस तरीके से होते हैं कनेक्शन, ठीक है नहीं। देखिए यहाँ से 4 वायर निकले थे, वो इस बल्ब ट्यूबलाइट फैन और ट्यूबलाइट के लिए थे। हमने क्या किया कि एक फेज वायर इस बल्ब को दे दिया, 3 बचे, एक इसको दे दिया फैन को, 2 बचे, फिर ट्यूबलाइट को देकर दोनों और कनेक्शन खत्म करिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। डिस्टेंस का एक बार क्लियर किया देता हूँ गाइस में। देखिए अगर आप वायरिंग देखें तो वायरिंग रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2 में सेम की गई है, तो डिस्टेंस भी वही है। 0.5 मीटर बल्ब लगाया छोड़ के इसलिए 0.5 मीटर, फिर 0.5 मीटर ऊपर को गए, फिर 2 मीटर फैन लगाया इसलिए 2.5 मीटर हो जाएगा ये, फिर 2 मीटर ऐसे आए, फिर 0.5 मीटर नीचे आके ट्यूबलाइट लगाई इसलिए 2.5 मीटर हो जाएगा। सेम सर्किट है, सेम मतलब सेम वायरिंग है, इसलिए सेम है दोनों एग्जैक्ट सेम। बस वायर्स का डिफरेंस था मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक 2 वायर, फिर यहाँ पे 2 गए 4 निकले 6 हो गए, यहाँ पे 4, एक यहाँ पे ख़त्म किया 3 बचे, फिर एक यहाँ पे ख़त्म किया 2 बचे और दोनों इसको दे दिए। बस इतना सिंपल तो था। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा सिंगल लाइन डायग्राम। और गाइस अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम थोड़ा सा भी अनक्लियर अगर रह गया है या ऐसे निकल गया है यहाँ से होता हुआ तो उसको यहाँ एंटर कराने के लिए पीछे जाओ, वीडियो को फिर से देखो, फिर से देखो अगेन एंड अगेन देखते रहो जब तक कि आपकी चीज़ समझ में नहीं आ जाती। और ये मेरी गारंटी है, कंफर्म गारंटी है कि चीज़ आपको समझ में ज़रूर आएगी। आप बस भरोसा रखो, आपको गारंटीड चीज़ समझ में आएगी। ओके गाइस, चलिए गाइस अब सिंगल लाइन डायग्राम मैं अगर फिर से आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब किए देता हूँ थोड़ा तेज ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर ना हो सके, फिर से क्लियर हो जाए। डीबी से हमने 4 वायर निकाले थे, 2 इन सब के लिए और 2 इन सब के लिए।
यहाँ पे हमने एक अंदर लेके गए क्योंकि कोई सॉकेट नहीं लगा था, एक बाहर निकाला इसके लिए और 2 वायर निकाले इसके और इसके लिए, तो यहाँ पे होगा 4 वायर। यहाँ पे हमने एक इसको दिया और 2 इसको दिए, खत्म कहानी। उसके बाद यहाँ से एक वायर लेके गए, एक यहाँ से लेके गए न्यूट्रल, 2 वायर आए और एक वायर अंदर आया है, एक वायर फेज अंदर आया और फेज निकला फेज के लिए निकला। यहाँ से इसका और इसके 2 वायर निकले, तो एक आया एक गया, 2 हो गए, 2 इसके निकले 4 हो गए। फिर सेम कहानी इधर की, यहाँ पे एक वायर एंट्री मारा, एक वायर इसके लिए निकला, 2 हो गए, एक इसके लिए हो गए यहाँ पे 3। फिर यहाँ से एक वायर इसके लिए गया और इसके लिए निकला, कितने हो गए 2 वायर। यहाँ से 2 वायर गए, यहाँ पे 2 गए, 2 इसके लिए निकले 4 हो गए और 4 इन 3 के लिए निकले क्योंकि न्यूट्रल भी गया है साथ में, इसलिए यहाँ पे हो गए 8 वायर। अब 2 यहाँ पे गए और 2 यहाँ पे गए, यहाँ पे निकला कुछ नहीं, यहाँ पे 1 2 3 इनके लिए 4 वायर निकले, हो गए यहाँ पे 6 वायर। बस ऐसे सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है और हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब गाइस अगला जो स्टेप आता है, अभी पावर वायरिंग का और बनाना रह गया है, तो पावर सॉकेट का भी मैं बनाऊंगा, पावर सॉकेट का डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक मैं क्लियर किए देता हूँ आपको चीज़, और वो चीज़ ये है गाइस कि ये जो है जब हमको कंड्यूट का कैलकुलेशन करना होगा, तो जहाँ जहाँ ये मीटर लिखा है, जहाँ जहाँ पे ये मीटर लिखा है, इनको सबको जब आप ऐड कर देंगे ना तो वो टोटल कंड्यूट हो जाएगी। जहाँ जहाँ मीटर लिखा है उनको सबको जब आप ऐड कर देंगे ना तो वहाँ वहाँ वो टोटल कंड्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो टोटल कंड्यूट हो जाएगी। ओके गाइज, और उसके बाद क्या करना है कि अगर हम इस 2.5 की 3 से मल्टीप्लाई करें, इस 0.5 की 4 से करें, इस 1.25 की 8 से करें, ऐसे इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके जब सबको ऐड कर देंगे तो वो टोटल वायर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास टोटल वायर। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको पावर सर्किट का सिंगल लाइन डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। वैसे तो इसमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप देखें इधर, तो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि ये पावर सर्किट नंबर 1 के लिए यहाँ से सप्लाई गई ऐसे होती हुई ऐसे करके, 2 के लिए यहाँ से ऐसे करके होती हुई ऐसे करके सप्लाई गई। बस आप उसके साथ साथ ही बना सकते हो, समझ जाओगे तो इसको आप छोड़ ही दो, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इशू नहीं है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं कंड्यूट का। कंड्यूट का कैलकुलेशन आपको पता ही है कैसे करना होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसा मैंने बताया आपको, जहाँ जहाँ पे मीटर लिखा था, जहाँ जहाँ पे एम बना था, उनको सबको आप ऐड कर दीजिए। ये सब जब ऐड किया तो कितना आया निकल के हमारे पास, निकल के आया 48.75 मीटर। कितना आया निकल के 48.75 मीटर, 48.75 मीटर। कितना आया 48.75 मीटर। अब ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अब वरना आप इसको ऐड मत करना, आप नया क्वेश्चन करके खुद से ऐड करना है। ये सब चीज़ों में आप टाइम वेस्ट मत किया करो कि वीडियो में सर ने क्या लिखा है इसको हम ऐड करें, वेरीफाई करें। पक्का सही है, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। अब वॉल क्रॉसिंग, हमने जो है 5 जगह वॉल को क्रॉस किया है और हम दीवार की मोटाई जो है 25 सेंटीमीटर मान रहे हैं, यानी कि 0.5 मीटर मान रहे हैं। तो हमने 5 जगह क्रॉस किया, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई 0.25 से की तो 1.25 मीटर आ गया। ये भी कंड्यूट की है। अब टोटल कंड्यूट कितनी हो गई, ऐड करें तो 48.75 और 1.25, ये पूरी हो गई 50 मीटर कंड्यूट। कितनी हो गई पूरी, कितनी हो गई 50 मीटर कंड्यूट हो गई। कितनी हो गई पूरी 50 मीटर कंड्यूट हो गई। और गाइस कंड्यूट और वायर का हमें 10% एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, और ये 10% एक्स्ट्रा क्यों लेना पड़ता है उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 10% एक्स्ट्रा हमें इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि रहता क्या है कि अगर आप 10% एक्स्ट्रा ना लोगे और बिल्कुल पूरी कंड्यूट लाओगे, तो कंड्यूट ये तो है नहीं कि जैसा आप ला रहे हो वैसे ही फिक्स करते चले जाओगे दीवारों में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंड्यूट को काटना पड़ जाता है, थोड़ा बहुत छीलना वीलना पड़ जाता है कहीं पे कपलिंग करने के लिए, तो उसमें दिक्कत रहती है कि कंड्यूट के टूटने फूटने की आशंका रहती है। इसीलिए हम पहले से ही कंड्यूट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आते हैं ताकि आने वाले टाइम में वायरिंग करते समय हमें इस प्रकार की किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे अच्छे से, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात आप मेरी गेन भी कर पा रहे होगे, है ना गाइस। चलिए फिर अब जब हमने 50 मीटर कंड्यूट में 10% एक्स्ट्रा लिया तो 50 का 10% होता है 5, हमने ऐड कर दिया तो टोटल कंड्यूट कितनी हो गई, टोटल कंड्यूट हो गई 55 मीटर, 55 मीटर। आई होप आपको कंड्यूट कैलकुलेशन बहुत समझ में आया होगा, बहुत ही आसान प्रोसेस था। और गाइस जल्द ही कल या परसों जब भी नेक्स्ट कोई इंटरनल वायरिंग का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बिना किसी सिंगल लाइन डायग्राम के भी क्वेश्चन करना सिखा दूंगा, कि आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाना ही पड़े। अगर आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ तो आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे विदाउट सिंगल लाइन डायग्राम, और वो पक्का सही होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बायर का कैलकुलेशन कर लेते हैं गाइस। आपको पता ही है कैसे करते हैं बायर का कैलकुलेशन। पहले डीबी से चलना शुरू कर रहे हैं एचआर तक हम, फिर हम चलेंगे 1 मीटर, 4 बायर 4 मीटर हो गया। फिर एचआर डीबी के एचआर से स्विच बोर्ड के एचआर तक चलेंगे 1.5 मीटर, 2 बायर 3 मीटर हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं जैसे यहाँ से पहले हम यहाँ तक चले 4 मीटर, इनकी मल्टीप्लाई की, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इनकी मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से यहाँ तक इनकी मल्टीप्लाई, ऐसे करके इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। मैंने पहले बताया था अगर हम कंड्यूट की नंबर ऑफ वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वायर निकल सकता है, वही कर रहे हैं। फिर हम स्विच बोर्ड एचआर से स्विच बोर्ड में गए 4 वायर 5 मीटर, एचआर से B1 में गए 3.5 मीटर 3 वायर, इतना हो गया। उसके बाद हम B1 से F1 में गए 2.5 मीटर 2 वायर 5 मीटर। फिर हम HRSV2 से HRSV2 में गए, फिर 1.5 मीटर 4 वायर 5 मीटर। HR से B2 में गए 2.5 मीटर 3 वायर 7.5 मीटर। कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, बस केवल वही लिख रहे हैं जो वहाँ पे कराया है। अगले स्टेप में हम B2 से कहाँ गया, अगले स्टेप में हम B2 से T1 पे गए। ये B2 T1 क्या है, वो हमको पीछे वायरिंग प्लान में बल्ब नंबर 1 B1 है, ट्यूबलाइट नंबर 1 T1 है, ठीक है नहीं। उसके बाद ये देखो यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम में बड़ा बड़ा मार्क भी किया है मैंने, बस केवल सब कुछ सिंगल लाइन डायग्राम से करना है। B1 B1 V1 V2 F1 F2 F3 ये सब कुछ इसमें मार्क किया है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप इसमें देख के आप ये वाला काम करने से पहले इस वाले डायग्राम को आप जो है बना लो कॉपी पे। उसके बाद जैसे जैसे मैं बोलूँगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो आपको चीज़ें ईजिली क्लियर होंगी, ठीक है नहीं। पहले इसको बनाओ फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब हम गए यहाँ पे चल रहे थे हम जो है अब HRSV3 से SV3 में गए, स्विच बोर्ड 3 में गए, डिस्टेंस ये वायर ये आप डायग्राम में देख लो, ऐसा कोई इशू नहीं। डायग्राम आपको बनवाया किस लिए मैंने, वो आप डायग्राम में देखो, हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है ना। इतने मीटर वायर हो गया। HRSV3 से HRSV4 में गए, इतने मीटर डिस्टेंस, इतने वायर, इतने मीटर टोटल वायर हो गया। इसके बाद HRSV4 से SV4 में गए, इतने मीटर, इतने वायर, इतने मीटर हो गया। HRDB से SV5 में गए सर्किट नंबर 2 के लिए, इतने मीटर का डिस्टेंस, इतने वायर, इतने मीटर हो गया टोटल। उसके बाद हम लोग गए हैं HRSV5 से SV5 में, डिस्टेंस 1.25 मीटर देखो ऊपर, और 8 वायर हैं, 10 मीटर हो गया टोटल। उसके बाद हम गए हैं HR2B5, HR से हम B5 में गए, बल्ब नंबर 5 में गए, डिस्टेंस 0.5 मीटर, 4 वायर 2 मीटर हो गया। उसके बाद हम लोग B5 से F2 में गए। नाम क्या है वो आपको सिंगल लाइन डायग्राम किस लिए बनवाया, फिर आप जाके वो सिंगल लाइन डायग्राम देखो और उसको बार बार देख नहीं सकते बैक बैक करके। इससे बेटर है कि आप उसको एक कॉपी पे बना लो अपने, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे चलते जाओ, ठीक है नहीं। क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको ईजिली क्लियर कर रहा हूँ। बस जितना उसमें लिखा था इस सिंगल लाइन डायग्राम में जो है, जितना इसमें लिखा हुआ है, बस इन डिस्टेंस का इन वायर से मल्टीप्लाई करना सबका, और सबको ऐड कर देना। मेरी गारंटी कंड्यूट वो वायर भी कंप्लीट हो जाएगा, और वही मैं कर भी रहा हूँ, बस अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब B5 से F2 में गए, डिस्टेंस ये, वायर ये, इतना हो गया वायर। F2 से T2 में गए,
डिस्टेंस ये, वायर ये, इतना हो गया वायर। HRSV5 से HRSV6 में गए, डिस्टेंस, वायर, टोटल वायर। ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि चीज़ें ये तो क्लियर ही है बिल्कुल चीज़ें। अब हम HRSV6 से SV6 में गए, डिस्टेंस ये, वायर ये, इतना हो गया टोटल। HRSV6 से B6 में गए, डिस्टेंस, वायर, टोटल वायर। अब हम B6 से बल्ब 6 से F3 में गए, डिस्टेंस, वायर, टोटल वायर। F3 से T3 में गए, डिस्टेंस, वायर, टोटल वायर। बस हो गया क्लियर। समझ में आ गई बात नहीं? कितना आसान तो है। देखो ये जो 6 वायर, 4 वायर, 3 वायर लिखा ना, ये नंबर ऑफ वायर है कि इतने बीच में इतने वायर थे तो टोटल इतना हो गया, इतने बीच में इतने वायर, टोटल ये हो गया। ऐसे करना होता है बस। अरे भाई मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान चीज़ें हैं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं यार। बस क्या है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई तब तो ये आसान है, वरना इससे भारी कुछ नहीं है भैया, पूरे EEE। और मेरी नज़र में तो पूरे 4th सेमेस्टर में सवारी कुछ ना है। ठीक है ना? चलिए खैर, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी वैसे उम्मीद करता हूँ। और जैसे ही हमने ये सारा वायर जोड़ा 133.75 मीटर हो गया। आराम कर लो थोड़ी देर। लंबा लंबा वीडियो होता है कि आपके भी यहाँ कहते हैं अरे यार कितना लंबा हो गया। और आप ये सोच के देखो कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ, मतलब जब एक बार वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, फिर जब वीडियो ख़त्म हो जाता है मैं तभी रुकता हूँ। आप अगर 1 घंटे का वीडियो देखते हुए इतना थकान फील कर रहे हो तो सोच के देखो कि मैं 1 घंटे का कंटिन्यू वीडियो बनाते हुए क्या फील करता हूँ। गाइस, आपको बहलाना मुझे नहीं आता और मैं बहला भी नहीं रहा हूँ। मैं आपको वो चीज़ पढ़ा के चल रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको बहलाऊँगा तो आप वैसे ही बहल जाओगे और मैं केवल 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो बना के भी आपके लिए रेडी कर दूँगा सब चीज़। लेकिन बहलाना नहीं आता, इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर वो चीज़ बताऊँ जो आपको पूरी करनी हो, बहलाऊँगा नहीं। ठीक है ना? और आप भी कोशिश करें कि आप बहले ना, हमेशा जो पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप वही पढ़ के चलो। वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट आखिर तक देखा करो मेरे बच्चे। बड़ी मेहनत लगती है यार, और ये मेहनत सिर्फ आप ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग मेहनत। ये मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। जैसे EIM में आए थे 50, 48, ऐसे ही आपके EEE में भी आए 50, 50 में से 49, 48, 45, इतने मार्क्स आएंगे, बड़ी खुशी होगी। ठीक है ना? चलिए, इसी उम्मीद के साथ जब हमने वायर को ऐड किया टोटल तो 133.75 मीटर आया। अब वायर जो है वॉल क्रॉसिंग का देख लेते हैं एक बार। वही वॉल क्रॉसिंग 5 जगह, इतने मीटर कंड्यूट, हर जगह 2 वायर हैं, टोटल हो गया 2.5 मीटर वायर। अब जब हमने टोटल वायर में 2.5 को ऐड किया तो हो गया हमारे पास 136.25 मीटर। कितना हो गया? 136.25 मीटर वायर हो गया। वायर को भी 10% एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्योंकि वायर को कनेक्शन देते समय छीलना वीलना पड़ता है ना, छील के कनेक्शन देते हैं, हर जगह पेच टाइट करते हैं, तो इसमें भी 10% एक्स्ट्रा लिया जाता है। जब 136.25 का 10% एक्स्ट्रा लिया गया तो आया हमारे पास 13.625, और जब हमने इसको ऐड किया कितना आया? 149.875, यानी कि 149 से थोड़ा ज़्यादा आया है, इसीलिए हम इसको 150 मीटर मान सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें और मेरी बात समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और समझ में क्यों ना आए यार, इससे बेटर अगर आपको कहीं समझने मिल जाए तो मुझे बता देना आके। इतना ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई आपके लिए कभी इतनी मेहनत करेगा नहीं, ध्यान रखना। आप खुद भी ये चीज़ देख रहे होगे कि कितने लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब भी अगर आप इस मेहनत का सिला ना दो तो फिर क्या फ़ायदा है इस सब मेहनत का। ठीक है ना? वीडियो को पूरा देखा करो और क्वेश्चन जो मैं दिया करता हूँ उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो, तभी अच्छा लगता है। समझे आप? चलिए गाइस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। 150 मीटर का वायर हो चुका है, वायर भी हो गया है, कंड्यूट भी हो गई है। अब हम जो है, और हमने पावर सर्किट का वायर भी वैसे ही कैलकुलेट किया है,
तो हमारे पास आ गया है 40.5 और इसका हमने टोटल ऐड किया 10% लेने पर, तो ये हमारे पास 46 मीटर आ गया है। अब हम ये पावर सर्किट का वायर अलग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं लाइट फैन से, क्योंकि पावर सर्किट में जो वायर यूज होता है वो 2.5 mm स्क्वायर का होता है एल्यूमिनियम वाला, और लाइट फैन सर्किट में जो है वो 1.5 mm स्क्वायर का होता है एल्यूमिनियम वाला। इसीलिए ये अलग कैलकुलेट किया, और ये अलग, ये वाला है 150 मीटर और ये वाला है 46 मीटर। ठीक है, चलिए गाइस, ओके गाइस, और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। अब बस बहुत जल्दी जल्दी मैं मटेरियल लिस्ट बना देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मटेरियल लिस्ट बनाना बहुत ही आसान है बच्चे। मटेरियल लिस्ट बनाने के लिए हमको ये एक फॉर्मेट रहता है, ये इसमें सीरियल नंबर होता है, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और ये टोटल प्राइस रहता है। अब इस सबसे पहले हम लगाते हैं मेन स्विच। हमने अगर करंट आपने देखा हो इस क्वेश्चन का, अगर आपने वायरिंग प्लान वाला वीडियो भी देख लिया है, जो कि देखना जरूरी है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा था। मेरा तो सुझाव यही था कि पहले आपको उसको देख के आना चाहिए था, उसके बाद ही देखना चाहिए था। वहाँ पे हमने करंट निकाला था, करंट हमारा 16 पॉइंट समथिंग एम्पियर था, इसीलिए मेन स्विच और डीवी 30 एम्पियर का यूज़ होगा, क्योंकि वो आते हैं 5 एम्पियर में, 15 एम्पियर में, 30 में, 60 में। 15 से ऊपर 30 वाला यूज़ होता है। तो यहाँ पे 30 एम्पियर वाला मेन स्विच यूज़ होगा। 150 रुपये का मिलता है, 150 रुपये। 30 एम्पियर वाला डीबी यूज़ होगा, 4 रुपये का, 4 सर्किट है इसीलिए 450 का मिलता है, 450 रुपये का हो गया। उसके बाद 25 mm की पीवीसी कंड्यूट यूज़ होगी। 55 मीटर आई थी हमारे पास, 15 रुपये मीटर मिलती है, 825 रुपये की होगी। 1.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर 150 मीटर आया था, 2 रुपये पर मीटर मिलता है, 300 रुपये का हो गया। 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर 46 मीटर आया था, 2.5 रुपये मीटर मिलता है, इसीलिए ये 115 रुपये का हो गया। कितना हो गया? 115 रुपये का हो गया। ओके गाइस, चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या लगा है। अब लगे हैं स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड गाइस ना ऐसा होता है कि जिसमें एक एक स्विच लगता है वो छोटा वाला आता है, और जिसमें दो दो या तीन तीन स्विच लगते हैं वो बड़े वाले आते हैं। तो जिसमें दो दो जो दोनों कमरों में लगे थे वो बड़े वाले लगे हैं 2, 40 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 80 रुपये हो गए। और जो नीचे हैं 18 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के 7वें नंबर पर ये वाले, हाँ कहाँ गया, ये वाला जो है ये छोटे छोटे हैं, इसीलिए ये 6 थे, 1 2 3 4 इस तरीके से थे ये, और ये 30 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 180 रुपये के हो गए। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और 5 एम्पियर के स्विच, 14 स्विच यूज़ हुए ओवरऑल पूरे वायरिंग में, क्योंकि 14 पॉइंट कंट्रोल करने थे, इसीलिए 10 रुपये का एक मिलता है, 140 रुपये के हो गए। ओके गाइस, 5 एम्पियर के 2 सॉकेट यूज़ हुए रूम 1 में, रूम 2 में, ठीक है, 15 रुपये का एक मिलता है, इसलिए 30 रुपये हो गए। ओके गाइस, अब 15 एम्पियर के 2 सॉकेट यूज़ हुए, 45 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 90 रुपये के हो गए। ओके गाइस, उसके बाद होल्डर, 6 होल्डर यूज़ हुए, 6 बल्ब लगे थे, इसीलिए 12 रुपये का एक, 72 रुपये हो गए। सीलिंग रोज 6 यूज़ हुई हैं, क्योंकि सीलिंग रोज द्वारा सप्लाई दी जाती है ट्यूबलाइट को, सीलिंग रोज द्वारा ट्यूबलाइट को और फैन को सप्लाई दी जाती है। तो 3 ट्यूबलाइट लगी थी और 3 लगे हैं फैन, इसलिए 6 सीलिंग रोज हो गई। 8 रुपये की एक मिलती है, इसलिए 48 रुपये हो गए। रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप 8 की जगह 10 रुपये भी लिख देते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि रेट ये बढ़ते रहते हैं, इसलिए एग्जामिनर को संतुष्टि रहती है। लेकिन ये क्वांटिटी सही होनी चाहिए इसी मायनों में। कंड्यूट कपलर मैंने आपको बताए थे, और टोटल कंड्यूट को 5 से भाग करना होता है, वो कपलर हो जाते हैं। अब ये टोटल कंड्यूट को 5 से ही भाग क्यों किया जाता है? क्योंकि कंड्यूट जो आती है वो 5 मीटर की लंबाई में आती है, इसीलिए टोटल कंड्यूट को 5 से भाग कर देते हैं, तो ये कंड्यूट कपलर निकल आते हैं। लेकिन लेके हमको 1 दर्जन ही आने होते हैं, 36 रुपये के दर्जन मिलते हैं, इसलिए 36 रुपये हो गए। कंड्यूट बैंड कपलर से 1 या 2 ज़्यादा लगा देते हैं, 12 हो गए, 68 रुपये के 12 मिलते हैं, इसलिए 68 रुपये हो गए। कंड्यूट नेल्स यानी कि कील चोबे जो होते हैं, पेच बेच,
उनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, ऐसे कहीं ठोकने वोकने के लिए यूज़ कर लेते हैं और 20 रुपये के लगाते हैं केवल। सारा का सारा मटेरियल लग गया गाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कंपोनेंट समझ में आए होंगे। अब हम मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हम इस लास्ट वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, सारे के सारे कॉलम, है ना गाइस। जब हमने ये लास्ट वाला कॉलम, पीछे के भी दो जो भी पेज थे एक दो, उनके सबके लास्ट वाले कॉलम जब हमने ऐड किए तो हमारे पास जो मटेरियल कॉस्ट आई वो 3604 रुपये आई, यानी कि 3604, 3604 रुपीज़ आई। अब क्या रहता है कि लेबर कॉस्ट जो मटेरियल कॉस्ट तो निकल गई। अगर आपको मैंने स्टेप समझाए थे उसमें हमको 3 कॉस्ट प्रकार की निकालनी पड़ती थी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट। उसके बाद इन तीनों को एक जगह ऐड कर दिया जाता था और बन जाती थी क्या, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है जब इन तीनों को एक जगह ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए लेबर कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। 15% होती है मटेरियल कॉस्ट की, निकाली तो 390 रुपये और 60 पैसे आए। अगले स्टेप में हम इमरजेंसी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। 5% होती है मटेरियल कॉस्ट की, निकाला तो 132 रुपये 20 पैसे आए। अब जब हमारे पास लेबर कॉस्ट भी है और मटेरियल कॉस्ट भी है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, तो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से। इसका नाम है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका नाम है क्या, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें हम मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं और एक नई कॉस्ट बन जाती है, उसका नाम है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वह कॉस्ट है जो कि वायरिंग के पूरे इंस्टॉलेशन में खर्चा होगा। जैसे मान लीजिए वायरिंग कर रहे हैं हम, पूरा खर्चा इतना आएगा, वो कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट वह कॉस्ट है जो कि पहले मटेरियल कॉस्ट का सुन लो। मटेरियल कॉस्ट वह कॉस्ट है, इतने रुपए का सामान लेके आना पड़ेगा। लेबर कॉस्ट, इतने रुपए की मजदूरी देनी पड़ेगी। इमरजेंसी कॉस्ट, इमरजेंसी खर्चों के लिए रखा जाता है, जैसे कि सामान कम पड़ जाए तब के। ठीक है, चलिए अब हमने ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इसको इमरजेंसी कॉस्ट को ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 3124, यानी कि 3124.80 रुपये। वो 3124 रुपये 80 पैसे। पैसे को ख़त्म कर देंगे हम और पूरा रुपया बना देंगे। कितना आया, 3125 रुपये। कितना आया, 3125 रुपये, यानी कि पूरी वायरिंग में कितना खर्चा आएगा, 3125 रुपये। एंड आई होप गाइस कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू गाइस। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ना मत अभी। और 2-4 बातें हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे लिखने हैं आपको, ये 1-2-3 बातें बता के जाऊँगा, इसलिए वीडियो को ये आखिरी वाला पार्ट काफ़ी ज़रूरी रहता है, इसको छोड़ के बच जाया करो। पहली चीज़, आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है, आप इस ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको हर इस इंटरनल वायरिंग का पूरे PDF नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। दूसरी चीज़ गाइज, आप ईमेल करें या फिर व्हाट्सअप कर दें 8958617732 पर। सीधा सीधा मैं आपको व्हाट्सएप पर ईमेल आपके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ये PDF के, वायरिंग के या किसी भी सब्जेक्ट के, EEE फर्स्ट के किसी भी टॉपिक के और EEE सेकंड के किसी भी टॉपिक के। वीडियो तो दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों का ही मैं कैरी करके चल रहा हूँ। ठीक है नहीं। अब गाइज आज का क्वेश्चन लिख लीजिए जरा। आज का क्वेश्चन ये है गाइज कि पहली चीज़ तो ये है गाइज कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप अगर सिंगल लाइन डायग्राम अभी नहीं बना पा रहे हैं तो कभी नहीं बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी अगर नहीं भी बना पा रहे हैं तो कुछ रीजन्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई इतनी आसान चीज़ तो है नहीं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, अगर चीज़ आपको एक बार में समझ में नहीं भी आ रही है तो 2-3 बार और देख लो वीडियो यार, क्या दिक्कत है। आप वीडियो को एक बार और देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, हार मत मानो। हार मान गए तो ये तुम पे हावी हो जाएगा। आप तब तक वीडियो देखते रहो, तब तक देखते रहो जब तक कि आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना नहीं आ जाता। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो के लिंक दे रखे हैं मैंने, इंटरनल वायरिंग के ही हैं, और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके गाइस, चलिए गाइस आज का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन ये है गाइस कि आपको एक 2 BHK के घर में ही वायरिंग करनी है। बस जो वायरिंग मैंने आज करके दिखाई है ये ना हो, थोड़ी डिफरेंट हो।
जैसे मैंने अगर एक बल्ब लगाया था, आप 2 बल्ब लगा दीजिए, आप 3 बल्ब लगा दीजिए, इस तरीके से करना है, ठीक है। आई होप कि आप मेरा क्वेश्चन 2 BHK का करना है, 2 BHK का करना है। और 2 BHK में आपको ये नहीं लगाना जो मैंने लगाया है, थोड़ा डिफरेंट करना है बस। बाकी आप मुझे ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सेंड कीजिए गाइस। और वीडियो को कंप्लीट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, कि बगैर पूरा देखे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ओके गाइस, मैं उम्मीद कर सकता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, वीडियो दूसरे लोगों से शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि जब सब लोग इसको वीडियो को पढ़ेंगे तभी कुछ गेन कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। एग्ज़ाम तो होने पक्का है आपका, कितना आप लॉकडाउन समझ लो, एग्ज़ाम होंगे तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और ये EEE फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, आप सोच भी नहीं सकते। 30 मार्क्स सेकेंड में, 20 मार्क्स फर्स्ट में, बहुत मायने रखते हैं यार। 50 में से 20 नंबर अकेले पास करा सकते हैं। इंटरनल वायरिंग के रूल्स पढ़ लो, न्यूमेरिकल पढ़ लो, सारे के सारे, गारंटी मेरी, कोई फेल नहीं हो सकता फिर इसमें, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, इसी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।